नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो परमाणु संरचना जिसको अपन कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का, जिसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आगे की स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परमाणु संरचना में परमाणु क्या होता है। तो एटम की बात करें अपन, परमाणु की बात करें, परमाणु, एटम। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है, अर्थात इसे अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, ये सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण होता है। तो परमाणु अविभाज्य कण है, सूक्ष्मतम कण है, ये डॉल्टन ने बताया सर्वप्रथम। परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर, एटम में परमाणु के दो भाग होते हैं। पर एटम के सबसे अंदर का जो आंतरिक पार्ट है, जिसको अपन कहते हैं सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट, और जो केंद्रीय भाग के अलावा शेष एटम का जो पार्ट है, जिसको अपन आउटर पार्ट कहते हैं, आउटर पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट है परमाणु का, इसका दूसरा नाम है नाभिक, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो यह न्यूक्लियस, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नाभिक। तो नाभिक कह दो या न्यूक्लियस कह दो, जो परमाणु का केंद्रीय भाग है। और इस केंद्रीय भाग में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, जिसको नाभिक कहते हैं, इसमें सूक्ष्म कण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आउटर पार्ट, जिसको बाह्य भाग, जिसको सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, सेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, या एनर्जी लेवल बोल दो, कोष, कक्ष, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो अपन बात करें परमाणु की, एक सामान्य सी चर्चा करें कि परमाणु के दो भाग हुए, एक केंद्रीय भाग जिसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, और दूसरा जो भाग है वो बाह्य भाग, जिसको कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो अपन इसको ऐसे समझे कि ये परमाणु है, और परमाणु का जो केंद्रीय भाग है ये इसका केंद्रीय भाग। तो केंद्रीय भाग में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इसलिए केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक बोल दो या फिर इसको न्यूक्लियस बोल दो, नाभिक बोल दो या न्यूक्लियस बोल दो। तो नाभिक के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब नाभिक के चारों तरफ जो वर्ताकार पथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है, इस प्रकार से जो वर्ताकार पथ होता है, इस वर्ताकार पथ को, जो आउटर पार्ट है एटम का, इस वर्ताकार पथ को सेल कहते हैं। सेल बोल दो या ऑर्बिट बोल दो, या फिर इसको एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल। तो सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, कोष, कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और जो बाह्य भाग है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कोष में, परमाणु के बाह्य भाग में। परमाणु का जो केंद्रीय भाग नाभिक है, उसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के जो मूलभूत कण है, परमाणु के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो तीन होते हैं मूलभूत कण। जैसे पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और थर्ड है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु के मूलभूत कण है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब इसके ऊपर चर्चा करें, सामान्य जानकारी कि किस पे कितना आवेश होता है, वो डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल, अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें
इलेक्ट्रॉन। तो इसकी खोजकर्ता, डिस्कवरी खोजकर्ता, ये है जे जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन शब्द सर्वप्रथम स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो इलेक्ट्रॉन जो वर्ड था, ये वर्ड किसने दिया? स्टोनी। इलेक्ट्रॉन शब्द स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वर्ड किसने दिया, तो स्टोनी ने दिया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित। और इसका आवेश का मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश की इकाई कूलाम में अपन लिखें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। या फिर आवेश को अपन ईएसयू में लिखें तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू मतलब होता है, ईएसयू की फुल फॉर्म होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ईएसयू में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू, और कूलाम में अपन निकाले तो इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, निश्चित होता है। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये किलोग्राम में, अगर ग्राम में बदलेंगे अपन तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में आ जाएगा, तो सिंपल। तो ये तो डाटा है जो अपन को ध्यान रखने हैं इलेक्ट्रॉन की सामान्य से जानकारी। ऐसे ही बात करें अपन प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन दूसरा पार्टिकल है अपना प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो अपन बात करें प्रोटॉन की, तो नेक्स्ट पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, और इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने की। तो इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की। ये धनावेशित कण होता है, इस पे आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है, आवेश धनावेश। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, धनावेश। और पॉजिटिव चार्ज आवेश का मान कितना होता है? आवेश जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन का होता है। तो इसका आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, जिसको अपन द्रव्यमान कहें, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। कितना होता है? लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और अगर ग्राम में लिख लें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो प्रोटॉन का मास, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। खोज गोल्डस्टीन की, धनावेश कण है, और आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्विवेलेंट है, और मास है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। थर्ड पार्टिकल अपन बात करें तो थर्ड न्यूट्रॉन है, जो मूलभूत कण है एटम का, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने की। हाँ, न्यूट्रॉन की एक विशेष बात, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, अर्थात आवेश रहित कण होता है। तो ये आवेश रहित कण है, आवेश रहित, अर्थात ये कैसा होता है? उदासीन पार्टिकल होता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन पार्टिकल होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। हाँ, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लगभग 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो मास, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होता है। तो ये न्यूट्रॉन की बात की। अब अपन इनका द्रव्यमान, कई बार एग्जाम आता है कि सबसे ज्यादा मास किसका होगा, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन। तो अगर द्रव्यमान की बात करें अपन,
मास, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये द्रव्यमान का ऑर्डर हो गया एक तरह से। इसके अलावा ये तो परमाणु के मूलभूत कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु इन तीन कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अपन बात करें कि जो परमाणु है इन तीन कणों से मिलकर बना है, इसका मतलब परमाणु का जो भार होगा इन तीनों कणों के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो अपन बात करें कि परमाणु है, एटम है, वो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु भार, परमाणु भार की बात करें, एटॉमिक मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों के द्रव्यमानों को जब ऐड कर देंगे तो परमाणु का कुल भार आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि mass of electron very less, very less mass of proton and mass of neutron। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल मान सकते हैं अपन। तो बहुत कम संख्या को अपन इसमें ऐड करेंगे तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु भार, परमाणु भार ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार है वही परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास जिसको अपन कहते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, जेड ए, किसी भी एटम को उसके आइसोटोप के फॉर्म में या इस टाइप से निरूपित करते हैं। यहाँ पे जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। और एक्स तो जो भी एटम है वो एटम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। और ए है वो उसका मास है, मास का मतलब द्रव्यमान एटम का जितना भी मास है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग होता है ए, जिसको अपन द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या को अपन इस प्रकार से निरूपित करते हैं। जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 है इसका। तो इसको अपन कैसे निरूपित करें, कैसे निरूपित करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे Z बराबर आ गया 8, X बराबर ऑक्सीजन है और A बराबर, इसका मतलब परमाणु क्रमांक 8 मतलब इसमें 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। जब उदासीन पार्टिकल है तो इसमें 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। तो इसमें 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, तो ये हो गया 16। तो ऑक्सीजन को अपन ऐसे लिख सकते हैं 8O16, इस प्रकार से अपन डिनोटेट कर सकते हैं। तो किसी भी एटम को लिखने के लिए अपन को इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा परमाणु में और भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्वार्क कण कहते हैं, जैसे पाई मेसॉन्स हो गए। इन सब की स्टडी आगे चल रही है अभी। तो ये सब पार्टिकल्स भी खोजे जा चुके हैं। अब बात करें परमाणु के मॉडल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल। सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल, थॉमसन परमाणु प्रतिरूप, थॉमसन परमाणु प्रतिरूप। जे जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की उसी ने यह मॉडल दिया था। उसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं जैसे तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर बीज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसलिए इसको थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल, या इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन ने बताया कि परमाणु में
डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। या इसका एक साउथ की मिठाई है पलम पुडिंग, तो इसको पलम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, पलम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन मॉडल कह दो, वाटरमेलन मॉडल कह दो, या प्लम पुडिंग मॉडल कह दो। तो ये मॉडल भी कोई ज्यादा सार्थक नहीं है, केवल इतना साइड देता है कि यहाँ परमाणु में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बारे में बताया किसने, थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, जो पूर्णतः सत्य नहीं है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वैज्ञानिक रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप दूसरा मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप या रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं इसको, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप कह दो या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। क्या कहा रदरफोर्ड ने कि इसने, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्निका ली, ये गोल्ड फॉइल ले ली, ये लो साहब, ये सोने की पतली पन्निका या प्लेट पट्टिका, इस प्रकार से ये ले ली इसने गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, सोने की पतली पन्निका, और इस पन्निका पर ये अल्फा कणों की बम्बारमेंट की। तो इसने क्या किया, इस पन्निका के इस साइड भी एक पट्टी दीप्ति उत्पन्न करने के लिए जिंक सल्फाइड की छड़ रख दी, और इसके दूसरी साइड भी इसने प्रतिदीप्ति का पता लगाने के लिए प्रतिदीप्ति छड़, जिसको अपन कहते हैं जिंक सल्फाइड की छड़ रख दी इसने इसके दोनों तरफ। अब इसने क्या किया, अल्फा कणों की इस पे बम्बारमेंट की। तो अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, ये होते हैं द्विधनावेशित हीलियम नाभिक, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कणों की इस पट्टिका पर इसने क्या किया, बम्बारमेंट की। तो जैसे ही इसने अल्फा कणों की बम्बारमेंट की, तो अधिकांश अल्फा कण इस सोने की पतली पट्टिका से गुजर जाते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये अल्फा कण पट्टिका से होते हुए पास हो रहे, गुजर रहे। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में आ जाते हैं। देखो, अधिकांश अल्फा कण जैसे पट्टिका से टकराए, टक्कर के पश्चात सीधे गुजर जाते हैं, इस प्रकार से। कुछ अल्फा कण, एक दो अल्फा कण ऐसे थे जो पट्टिका के केंद्रीय भाग से टकराते हैं और टक्कर के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट के आ जाते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे पहला निष्कर्ष ये है कि जब अधिकांश अल्फा कण जैसे बम्बारमेंट करते हैं, तो अधिकांश अल्फा कण पट्टिका से होते हुए गुजर जाते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, होलो पार्ट है साहब, ये लो जी। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरी बात, कुछ मतलब बहुत कम मात्रा में एक दो अल्फा कण ऐसे थे जो केंद्रीय भाग से टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं, जैसे टकराया वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है, मास है, वो उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है, जिससे अल्फा कण टकरा करके वापस उसी दिशा में चला जाता है। अर्थात परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है, और इस केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात, नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। कौन से प्रयोग से, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। कैसे पता लगा, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग केंद्र में निहित है, इसलिए अल्फा कण टकरा करके वापस उसी दिशा में आ जाते हैं। तो नाभिक की खोज की। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है। अब जो ये अल्फा कण है, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक होता है, जिसको अपन अल्फा कण कहते हैं, और नाभिक है, तो नाभिक का जो आकार है,
नाभिक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके आकार की कोटि फर्मी मीटर कोटि की होती है। 1 फर्मी मीटर, 1 एफएम जिसको अपन कह सकते हैं फर्मी मीटर। तो इसका मान 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 50 मीटर होता है। और परमाणु के आकार की कोटि एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, मतलब एक एंगस्ट्रॉम, एक 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 into 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो नाभिक के आकार की कोटि फर्मी मीटर कोटि की होती है, परमाणु के आकार की कोटि एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। तो इस प्रकार उसने नाभिक के बारे में बताया। लेकिन ये परमाणु प्रतिरूप भी पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि इसकी भी कुछ कमियां हैं जो ये इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो इस प्रयोग के अनुसार सतत प्राप्त होना चाहिए, जबकि रियल में परमाणु का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, मतलब बाह्य भाग नाभिक के चारों तरफ, तो वो गति करते हुए नाभिक ऊर्जा का हास करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। इसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं समझाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हैं जिसके बारे में ये नहीं समझा पाया। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल आया निल्स बोर, जिसको बोर परमाणु प्रतिरूप कहते हैं, ये अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।